Today we are going to discuss radiation pollution. So radiation we can say in simple wording, it is nothing, it is passage of energy between the places to the space we can say, or through the any materials. May generally you can say in simple example, radiations may be generated by sun that regulates the temperature of the earth. It may be classified in different modes, and one of the most important, or you can say most specific, is ionizing radiations or non-ionizing radiations. So ionizing radiation means जो आयनाइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, जो मतलब और नॉन आयोनाइजिंग मीन्स नॉन आयोनाइज होता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है, इधर एनर्जी नहीं होती है कि दूसरे को वो आयोनाइज कर सके और अनाइज हो सके। ठीक है, तो आपका आयोनाइजिंग मतलब उसकी वेवलेंथ जो है शॉर्टर होगी, वेवलेंथ शॉर्टर, frequency and energy high. Ionizing radiations are those radiation materials that have shorter wavelength and higher frequency and energy. ठीक है, ये होगा, इसको पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। इन सिंपल वर्डिंग, अदर वर्डिंग में हम लोग समझते हैं। नॉन आयोनाइजिंग के पास क्या होगा, लोअर हाइयर वेवलेंथ होगा, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी। वेवलेंथ ज्यादा होगा लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी, लोअर होगी, तो इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होगा। अदर वर्डिंग में समझे नॉन आयोनाइजिंग को, तो ये सिंपल जो भी आपको हार्म करेगा और इंजुरी करेगा वो सुपरफिशियल करेगा, मे बी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, मे बी सनबर्न्स, ठीक है, और मतलब आप कर सकते हैं आई डैमेज, आपको जो भी करेगा सुपरफिशियल और लोकलाइज करेगा। नॉन आयोनाइजिंग इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजिंग में भी अल्फा पार्टिकल्स, मे बी बीटा पार्टिकल्स, मे बी गामा रेज, these are, you can say, atoms are associated or molecules are associated with the ionizing radiations, and it's considered, ionizing radiations considered as the most important source of environmental pollution, may be produced from the materials present on lithospheres, or you can say may obtained directly from the space. Now ionizing radiation हमारे लिए important है, most of the environment most common environmental pollutants है, so थोड़ा डिटेल में हम करते हैं इससे। It may be electromagnetic radiations, electromagnetic radiations नॉन आयोनाइजिंग भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमें लेके आना है उसी को जिसकी की वेवलेंथ कम है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकुलेट मैटर आप पढ़ रखे हैं, आपको पता है ये सब चीजें। So particulate or other wording में that is also called as corpuscular radiations. So electromagnetic radiations जो होता है आपका mainly sunlight का जो radiations material है वो भी electromagnetic radiations है। अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, गामा रेड भी हो सकता है, रेज भी हो सकता है, एक्सरे और माइक्रोवेव्स का भी हो सकता है। These are well known form of, you can say, electromagnetic radiations. यूवी जो लाइट है इसमें से जो आपका मे बी सन से जनरेट होता है, इसकी अफेक्ट जो होती है वो लंबे समय तक लास्टिंग करता है लिविंग मैटर पर। दूसरे साइड में जो पार्टिकुलेट आते हैं तो आपका यू कैन से अल्फा बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होता है एटम्स का, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं और फॉर्म्स उससे एक रिलीज होता है कोई भी सब्सटेंसेस से। ठीक है, सो रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स लाइक बाय सिंपली बीटा, अल्फा बीटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कॉस्मिक रेज, ये कोई भी पार्टिकुलेट रेडिएशन हो सकते हैं। ये आप डिटेल में पहले पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा इस पे जाना नहीं है, बहुत डिटेल में मुझे इस पे नहीं जाना है, हमें मेनली सोर्स पे जाना है। What are type of the biological effects of the new radiations, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, मुझे भी दिक्कत होने लगता है। So sources may be natural sources or may be man-made sources. So natural source का the best example is the cosmic rays. ये outer space से होता है लेकिन जैसे जैसे पास करता है वो वीकेंड होते जाता है, कमजोर होते जाता है।
इन्वायरमेंटल भी बहुत सारे रेडिएशंस हैं, के सोर्स हैं। इन्वायरमेंटल रेडिएशंस यू मे क्लासिफाई इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है दैट इज those radiation or radioactive elements that presents in man environment, soil में, rock से, building से। एंड जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है इसका, ये याद रखिएगा थोड़ा सा एग्जांपल्स क्लासिफाई करके, दैट इज थोरियम है, यूरेनियम है, रेडियम है और आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम है। Atmospheric radiations likewise radon and phorons are considered as the major pollutants of atmosphere, sometimes asked in examination. नाउ मे बी इंटरनल रेडिएशंस, बहुत सारा सोर्स हम लोग जानते हैं कि बोन सिंक और जो भी है बॉडी के अंदर सिंक हो जाता है, जमा होते रहता है, जमा पूंजी की तरह, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल रेडिएशंस। इसके एग्जांपल हैं यूरेनियम है, थोरियम है और भी रिलेटेड सब्सटेंसेस इससे थोरियम यूरेनियम के। आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम है, एस्ट्रोनियम है, कार्बन है। एस्ट्रोनियम तो बोन सिंक जैसे मैंने बताया, दैट इज एस्ट्रोनियम इज नोन एज बोन सिंक, ये डिपॉजिट होते रहता है वहां, स्टोर्ड होते रहता है वहां। नाउ मैन मेड, सो मैन मेड आपका एक्सरे और मेडिकल जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट आर कांस्टेंट सोर्स फॉर, यू कैन से एक्सरेज, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, दैट इज आप जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जो उससे एनर्जी रिलीज होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव substances from the nuclear blast, say that are called as radioactive fallout, ठीक है। इसके भी एग्जांपल हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, स्ट्रोनियम 19 है, 90 है, आयोडीन 131 है, कैल्शियम 137 है। सो ये सब का हाफ लाइफ जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इजीली डिके नहीं हो पाते हैं, बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट रहते हैं और they are, you can say, affecting the, you can say, any living bodies. बहुत सारे मिसलेनियस भी आपका मैन मेड में है, जैसे आप टीवी यूज करते हैं, ल्यूमिनस डिश यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं इवन। सो दीज आर, यू कैन से, द कांस्टेंट source of radiations, or we can say these are constantly imaging the energy. Now there are various radiation units, or you can say measurement units of radiations. Most of the things you know, but some specific points that I wish that you must know. So Curie, all of you know previously, है ना? So radiations can be expressed in various units. Curie, that is a unit of decay, which refers to 37 billion atoms decaying per second. That is called as Curie. So the impact of radioactivity is measured in terms of, we can say, dose. Dose, how you can calculate the dose or define the dose of radioactive material. So this is most important in the RAD. RAD, that is the radiation absorbed dose. It is defined as energy received per unit of material exposed. जिसको भी है आप नोट कर लीजिएगा, जिसको याद करना है वो याद कर लीजिएगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका दिया रहता है एग्जाम्स में। Generally 100 per gram is equivalent to 1 rad. Rad means radiation absorbed dose. Now the most important things that I always asked in examination, that is the RAM. That is for our concern. So the effect of radiations on biological material is measured in terms of RAM, that is the Roentgen equivalent man. ठीक है? So most of the time the radiologist use, you can say, the unit that is the unit R, that is the Roentgen, while you can say performing during the X-ray examination. So these are, आपको R याद रखना है, Roentgen, RAM को याद ही रखना है, RAD याद रखना है और Curie most, maybe somewhat but not most. RAD and RAM are most commonly asked in examinations. Now जो इसका सबसे इम्पैक्ट है, जो हम लोग को पढ़ना चाहिए और हम लोग पढ़ाते भी हैं और मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में आता है, द शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, so there are two type of the effect of radiations on human body or any living body. We can say one is the somatic effect or दूसरा genetic effect. Somatic effect again you may classify in two ways, either immediate effect or delayed effect. ठीक है?
Just for example, in immediate effect में, if your body getting exposed to 25 rad of single dose of 25 rads, that you may not got any type of the observable change. But if you got exposure, or if you get exposure to 100 rads of a single dose, that may initiate vomissions or your fatigueness, आप थका महसूस कर रहे हैं, आपको vomission symptoms आ रहा है, और भी कुछ कुछ symptoms आ रहे हैं. So these are symptoms, जो acute symptoms होते हैं, that's may called as radioactive sickness. जो आप तुरंत पा रहे हैं, स्किन बर्न हो जाना, काला पड़ जाना, वोमिटिंग हो जाना, और थका महसूस कर देना, पूरा बॉडी टायर्ड हो जाना, टूटना, सर दर्द पकड़ देना. So these are, you can say, considered as radioactive sickness, or you can say acute radiation syndrome. पूरा जो symptoms आता है उस group को syndrome is a cluster of symptoms or group of symptoms, bunch of symptoms you can say. So symptoms आता है, that is called as radioactive sickness or acute radiation syndrome. अगेन एग्जांपल में जाते हैं तो 400 to 500 रोएंटेंस आर कहता है कि आपका होल बॉडी एक्सपोजर होता है, तो दैट मे हैव फैटल इफेक्ट, आपके डेथ और किसी भी आदमी की डेथ हो सकती है उसमें. और 600 to 700 जाते हैं तो 100% डेथ फिक्स है डेथ इसका. So some delayed effects that are, you can say, anybody not recognizing, because its effect exposure of radiations affects आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यू कैन से पास्ट में, फ्यूचर में, बाद में अफेक्ट आता है, बहुत समय के बाद इसका अफेक्ट दिखता है. दैट may leads to leukemia, may leads to the cancer, or that it's have carcinogenesis effect, carcinogenic effect, may have some type of the fetal abnormalities, fetal developmental abnormalities, or you can say in simple wording में shortening of life, आपका लाइफ स्पैन भी shortening करता है. जेनेटिक अफेक्ट्स में बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल को ये अफेक्ट करता है. दैट वन ऑफ द एग्जांपल, वन और टू एग्जांपल जो भी यहाँ दिया हुआ है, मे बी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को दैट हैव स्टेरिलिटी, दैट आर मेनली एसोसिएटेड विद स्टेरिलिटी, ठीक है, और दैट मे लीड्स टू द स्टेरिलिटी. पॉइंट म्यूटेशन दैट affects the particular genes, and if there are point mutations in particular gene, then definitely the function of that particular genes gets altered. So these are certain radiation. These हमने एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर इंटरनेट से लगाया है कि कैसे कैसे क्या क्या रेडिएशन माने सिकनेस है, बर्न्स दिया हुआ है, और भी है डेफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना. आरबीसी, लंग्स में क्या, थायराइड में क्या, स्टोमक में क्या, बोन मैरो में क्या इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट डोज लेवल का. और कुछ इफेक्ट्स बाद वाले भी हैं. आपको बहुत सारा न्यूक्लियर एक्सपोजर, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप जानते होंगे, बट चर्बोनाइल इज द फेमस, है ना, न्यूक्लियर लीकेज चर्बोनाइल. चर्बोनाइल जो भी पढ़ते हैं आप उसे, हाँ, तो वो आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है क्या है, इंटरनेट पे मारिएगा, काफी मिलेगा उससे रिलेटेड, और कोर्स में भी आता है, मेरे बच्चे के कोर्स में भी पिछले साल था. तो अब हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है, हाउ वी कंट्रोल, नॉट मिनिमाइज, नॉट कंट्रोल, वी कैन से मिनिमाइज द रेडिएशन हैजार्ड. सो प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज के लीकेज भी ध्यान रखना है कि ये लीकेज ना हो जाए, आइदर नेचुरल सोर्स से भी और मैन मेड सोर्स से भी. आप 5-6 साल बैक में दिल्ली में सुने होंगे कि एयरपोर्ट से कोई आदमी जो आपका रेडियो एक मशीन, कोई इक्विपमेंट था, उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया, और पता नहीं क्या था वो, मुझे याद नहीं है बढ़िया से कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उससे रिलीज हो रहा था, और वो 100 मीटर और लाइकवाइज किसी एरिया को, सारे पॉपुलेशन को अफेक्ट कर गया. अभी 10-15 साल, 10 साल भी नहीं हुआ है दिल्ली में जो इंसिडेंस हुआ था. वो कहाँ से रिलीज हो रहा है पहले तो यही नहीं पता चला, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही नहीं पता चला. लोग सिम्टम से ग्रसित होते जा रहे हैं, मोर्टिलिटी भी हुई थी उसमें, लेकिन बाद में वो पता चला कि रेडिएशन का सोर्स कहाँ है, कबाड़ी वाला है. तो कबाड़ी वाला में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स था, उसे सेल कर दिया गया था ऐसे ही. बट दीज आर द प्रॉपर गाइडलाइंस. अगर कहिएगा तो मेरे पास रूल्स रेगुलेशंस हैं, हाउ वी हैव टू डिस्पोज, और यू कैन से टेंडर करके, और जैसे भी है प्रॉपर गाइडलाइंस है, और एक्ट बना हुआ है कि इस एक्ट के तहत ही आप किसी भी रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट को, जो भी इक्विपमेंट है इससे रिलेटेड, आप उसे सेल कर सकते हैं.
यहाँ तक कि कंप्यूटर सेलिंग के लिए भी आपका स्पेसिफिक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। तो आपको अगेन केयर करना है ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स और एटॉमिक पावर रिएक्टर्स को आप मैनेज कर रहे हैं। तो disposal of radioactive waste must be done under strict supervision or you can say as per regulatory regulations, as per government regulations। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो भी है ऐसे कैरी करना है कि कोई वहां से न्यूक्लियर रेडिएशंस का स्कैटरिंग नहीं हो, वहां से एक्सपोज नहीं हो बाहर। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शुड बी सील्डेड, प्रॉपर्ली सील्ड करना है। जो भी पर्सन इंगेज होते हैं, खासकर जब आप सर्जरी में जाइएगा और रेडियोलॉजी पढ़िएगा तो वहां आपको करना पड़ेगा। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सम ऑफ दीज आर मे बी फिल्म बेस्ड और यू कैन से क्रिटिकलिटी लॉकेट आता है जो आपके एक्सपोजर लेवल को रिकॉर्ड करता है। जैकेट भी आता है, लीड का और समथिंग का जैकेट आता है, वो आपको रेडियो एक्टिव एक्सपोजर से और एक्सरे एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही हम लोग जाते हैं तो जो भी आप एक्सरे करता है वो जैकेट पहन के करता है, लॉकेट भी पहन के रखता है ताकि उसका एक्सपोजर का जो डोज है वो मॉनिटर होता रहे। डोज मीटर्स में भी आपको सेम फंक्शन है, आपको डोज मॉनिटर करते रहना, यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स है हमेशा यूज करते रहना है। और लास्टली बट नॉट लीस्ट जो भी इंटरनेशनल आपका जो गाइडलाइंस हैं, just like guidelines given by recommendation given by the International Atomic Energy Agency or International Commission on Radiological Protections और World Health Organization में भी देखिएगा आपको मिलेगा आयोनाइजिंग रेडिएशन पर बेसिक इंफॉर्मेशन WHO ने भी जारी कर रखा है। मैं आज लिटरेचर देख रहा था, उसमें सारा कुछ बता रखा है, पार्टिकुलेट मैटर से लेके ईच एंड एवरीथिंग का थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारा कुछ बता रखा है। तो मैं थोड़ा सा वहां से भी पढ़ा हूँ। दीज आर सर्टेन डायग्राम्स ऑफ यू कैन से दीज आर यू कैन से सर्जिकल का आपका क्या क्या मैंने सर्जिकल नहीं सॉरी आपका रेडियोलॉजी जो ये यूनिट होता है उसमें ये सब इक्विपमेंट्स और शील्ड और जैकेट्स और ये सब लॉकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नाउअडेज फैशनेबल में आपको भी कभी कोई मिले होंगे सेलर्स, है ना, सेल्समैन जो कहे होंगे कि ये स्टिकर लगा लीजिए सर तो आपका मोबाइल जो है आप प्रोटेक्ट रहिएगा इससे। यस सर। और यहाँ तक कि एक मैं एक बार गया था ये विजिट में, इसमें भी मेरे पास कुछ मैसेज आए थे। एक ये कमांड्स हैं, वो कमांड देने के बाद आपका मोबाइल कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मटेरियल रिलीज कर रहा है वो डोज बताएगा एंड यू कैन गो चेक डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट दिस डोज इज हार्मफुल फॉर अस और नॉट। ठीक है, बताइए कुछ हमारे बताने लायक चीज हो तो मैं बता सकता हूँ।